गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज पर शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान का एक और नया टॉपिक, जिसका नाम है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में इससे पहले 2 वीडियो आए थे। पहले वीडियो में अपने बात की थी संविधान संशोधन प्रक्रिया की, और दूसरे वीडियो में बात की थी संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रमुख वाद है जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने उपस्थित हुए उनके संबंध में। और आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान में अब तक हुए प्रमुख संविधान संशोधनों की। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि संविधान एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील रहना उसके लिए इसलिए आवश्यक है कि समाज में और राजनीतिक व्यवस्था में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को संविधान अंगीकार कर सके। इसलिए संविधान के सामने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आती है, जिस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को आत्मसात करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया। क्या प्रक्रिया थी, इसके बारे में अपना पहला वीडियो आ चुका है, और आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रक्रिया के तहत भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किए गए, कितने किए गए। पहला संविधान संशोधन तो सन 1951 में ही हो गया था। आपको ध्यान है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, या हम यूँ कहें कि पहला संविधान संशोधन 1951 से ही शुरू हो जाता है, और उसके बाद से लेकर लगातार वर्तमान तक ये जो पिछला समय गुजरा है, लगभग 72 साल का संविधान के लागू होने के बाद से लगभग 72 साल का पीरियड। इस 72 साल के पीरियड में अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 104, यानी कि हम यूँ कहें कि अब तक भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 104 संशोधन हुए हैं। और इनमें जो प्रमुख संविधान संशोधन है उसके संबंध में आज अपन चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान में संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन सन 1951। ये भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, और प्रथम संविधान संशोधन जो था वो सन 1951 में होता है। इसमें समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार को लोकहित में सीमित किया गया। आपको ध्यान होगा कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। समाज के हित में, जनता के हित में, राज्य के हित में इनको सीमित किया जा सकता है यदि उन लोगों के मौलिक अधिकारों के प्रयोग करने पर किसी भी प्रकार की आंच आती हो तो इनको सीमित किया जा सकता है। और प्रथम संविधान संशोधन में ऐसा ही किया गया। समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार को लोकहित में सीमित किया गया। इसके अलावा नवी अनुसूची का निर्माण कर उसमें भूमि सुधार कानूनों को डाला गया ताकि उन्हें न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर रखा जा सके। आपको ध्यान होगा जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। नवी अनुसूची का निर्माण सन 1951 में किया गया, और इसलिए किया गया ताकि कुछ उसमें इस प्रकार के प्रावधान डाले जा सके जिनको न्यायपालिका की शक्ति से बाहर रखा जा सके। यानी कि नवी अनुसूची इसलिए सर्जित की गई ताकि न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उस पर लागू नहीं। हम यूं कह सकते हैं कि न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बचाने के लिए नवी अनुसूची का निर्माण किया गया था। इसके अलावा विधायिका के सत्र, जजों की नियुक्ति तथा सीटों के आरक्षण संबंधी प्रावधान भी प्रभावित हुए। ये मोटी मोटी चीजें थी जिनमें विधायिका के सत्र, यानी कि विधानसभा के सत्र कितने होंगे, कितने समय के होंगे, जजों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, और जो सीटों का आरक्षण है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान किए गए थे उनमें ये व्यवस्थाएं की गई। क्योंकि 1950 में संविधान तो लागू कर दिया गया, लेकिन उस संविधान में जो आरक्षण प्रदान किया गया उनके तहत किस प्रकार से सीटों का आरक्षण होगा इस बात का व्यवस्था नहीं की गई। तो ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई। 26वां संविधान संशोधन सन 1971। राजाओं के प्रीव्यूपर्स तथा विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पूरे भारत में 600 से भी ज्यादा देशी रियासतें थी, और इन देशी रियासतों में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनका शासन था।
भारतीय संघ का निर्माण किया गया तो देशी रियासतों का विलीनीकरण भारतीय संघ में किया गया, और जो राजा थे उनको कुछ प्रीवी पर्सी यानी कि उनको हम यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से मुआवजा प्रदान किया गया उनकी संपत्ति छीनने के बदले, क्योंकि उससे पहले वो कर लगाते थे, कर वो उनकी वसूली भी करते थे, उनकी आय हुआ करती थी। इसी अनुपात में उनको जो आर्थिक लाभ दिया गया उसको प्रीवी पर्स कहा गया, और भारत सरकार ऐसे लोगों को उनकी आय के हिसाब से प्रीवी पर्स प्रदान करती थी, ऐसे राजा महाराजाओं को। तो जो प्रीवी पर्स 1950 से चले आ रहे थे उन प्रीवी पर्सों को, और साथ ही साथ जो राजा महाराजाओं को विशेषाधिकार दिए गए थे उनको 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इंदिरा सरकार ने समाप्त घोषित कर दिया था। 29वां संविधान संशोधन 1972 केरल विधानसभा द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियम को नवी अनुसूची में डाला गया। अभी अपन ने बात की प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से नवी अनुसूची का निर्माण किया गया, और नवी अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को प्रावधानों को डाला गया था ताकि न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से उसको बाहर रखा जा सके। 29वें संविधान संशोधन द्वारा केरल विधानसभा द्वारा जो भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया था उसको नवी अनुसूची में डाला गया ताकि न्यायपालिका उसकी व्याख्या नहीं कर सके। 31वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में, उस समय लोकसभा की सीटें 525 थी, और 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर देगी, और वर्तमान तक 545 ही है। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को भारतीय संघ में एक सहायक राज्य के रूप में शामिल किया गया, और 26वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आज सिक्किम भारत का जो राज्य है उसको 35वें संविधान संशोधन विधेयक 1974 द्वारा भारत का एक सह राज्य बनाया गया था, और 36वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित जो भी मुख्य चीज़ें, उन मुख्य चीज़ों को बदलने का प्रयास इसमें किया गया, या दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए। इसी कारण से इसको लघु संविधान कहा गया। पहला, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। ये आज भी हम जानते हैं कि जब मूल संविधान लागू हुआ था तब हमारी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान को पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को, भारतीय राज्य को, भारतीय संविधान को समाजवादी घोषित किया गया, और एकता के बाद तथा अखंडता शब्द और जोड़ा गया। संविधान संशोधन की वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 368(4) के तहत एक नया क्लोज जोड़ा गया। उसमें ये कहा गया कि संसद के द्वारा किया गया संविधान संशोधन, चाहे वो संविधान के किसी भी भाग में हो, चाहे वो मौलिक अधिकारों में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, इस संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब ये निकलता है कि संविधान संशोधन के संबंध में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति समाप्त कर दी गई। संसद अपने निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन कर सकती है, और न्यायालय उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का विस्तार किया गया, यानी कि जो भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक तत्व दिए गए उनका विस्तार किया गया। क्या किया गया इसमें? पर्यावरण, वन्य जीवन तथा वनों के परिरक्षण संबंधी प्रावधान और बच्चों तथा युवाओं को शोषण से संरक्षण संबंधी प्रावधान जोड़े गए। ये नए प्रावधान जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या जोड़ा गया था? एक पर्यावरण की रक्षा, दूसरा था वन्य जीवन तथा वनों के परिरक्षण और बच्चों तथा युवाओं को शोषण से संरक्षण देने के प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राजनीति के निर्देशक तत्वों में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संविधान में
इससे पूर्व 42वें संविधान संशोधन से पूर्व संविधान में कहीं पर भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। आखिरकार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। प्रथम में ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और 86वां संविधान संशोधन जब किया गया, जिसमें शिक्षा को, निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, उसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार से वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित किया गया, यानी कि हम यूं कह सकते हैं एक प्रकार से न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति छीन ली गई। अभी जैसे अपन ने बात की कि अगर 368(4) के तहत जो प्रावधान जोड़ा गया, उसमें कहा गया कि कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का किया गया संविधान संशोधन मान्य होगा और न्यायपालिका उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकेगी। राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे आज हम जानते हैं कि वर्तमान में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभाएं हो, इनका कार्यकाल 5 वर्ष मानते हैं। यदि उसको समय से पहले विघटित नहीं किया जाता है तो वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहती है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इसके अलावा लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के आधार 1971 की जनगणना वर्ष 2001 तक बनी रहेगी। क्योंकि ये संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसलिए इस संविधान संशोधन में ये कहा गया कि 1971 की जो जनगणना है, उस जनगणना के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें निर्धारित रहेगी। 2001 तक इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अनुच्छेद 81 जो परिसीमन आयोग की व्यवस्था करता है, और वो ये कहता है कि प्रति 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का परिसीमन किया जाएगा और बढ़ी हुई जनसंख्या को प्रतिनिधित्व देने के लिए नई सीटों का सृजन किया जाएगा। लेकिन इसके द्वारा ये कह दिया गया कि 1971 की जो जनगणना है उसी को आधार माना जाएगा और किसी भी प्रकार से सीटों में वृद्धि नहीं की जाएगी सन 2001 तक। आपको ध्यान होगा, इसे बढ़ाकर अब 2026 कर दिया गया, यानी 2026 तक होने वाले चुनावों में किसी भी आधार में सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा की सीटें 545 है तो 545 ही रहेगी। 2026 के पश्चात इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। लोकसभा तथा विधानसभाओं की बैठकों में आयोजन हेतु किसी भी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। आज ये व्यवस्था है कि लोकसभा की बैठक जब होती है तो गणपूर्ति, यानी कि बैठक में कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए ताकि बैठक प्रारंभ की जा सके, संख्या है 1/10। चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है तो 1/10 होता है 54.5, यानी कि 55 इतने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक प्रारंभ होगी। और इसी प्रकार से राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें भी 1/10 का प्रावधान था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा ये जो गणपूर्ति की आवश्यकता थी ये समाप्त कर दी गई। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि चाहे 1-2 व्यक्ति भी उपस्थित हो तब भी बैठक होगी और निर्णय लिया जा सकेगा, यानी कि कानूनी प्रावधान समाप्त करने की चेष्टा की गई थी। अनुच्छेद 32(a) के तहत राज्य विधि की वैधता का परीक्षण करने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, उसके तहत राज्य की विधि की यानी कानून की वैधता का जो सवाल है उसको भी न्यायपालिका की शक्ति से बाहर कर दिया गया। यानी कि किसी भी प्रकार से राज्य शक्ति के बारे में, राज्य के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों के बारे में, उनकी वैधता के बारे में, उनकी प्रक्रिया के बारे में न्यायपालिका किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल नहीं कर सकेगी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होगा। एक प्रकार से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की कठपुतली बना दिया गया। यानी कि मंत्रिपरिषद जो कहेगा, जैसा भी कहेगा, चाहे वो उचित हो चाहे अनुचित, राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रपति के पास जो भी विधेयक आता है मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे, उसको बाध्य कर दिया गया था। आपात उपबंध में भी कुछ व्यवस्थाएं की गई। राष्ट्रीय आपात भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है, यानी कि पूरे भारत में लगाया जाना आवश्यक नहीं है, भारत के किसी भी एक क्षेत्र में किसी भी भाग में लगाया जा सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 355 के तहत राष्ट्रपति शासन की अवधि 56 के तहत एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। पहले यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में एक बार के लिए 6 माह तक ही लागू रहेगा और उसके पश्चात 6 माह के बाद पुनः
इस प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन इसमें यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति शासन एक बार में 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकेगा और पुनः उसमें 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। वन्य तथा वन्य जीवों का संरक्षण, शिक्षा, मापतोल तथा जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को राज्य सूची में से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। ये कुछ विषय थे जो पहले राज्य सूची में थे और राज्य सूची में होने के कारण से इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को होता। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन कौन से विषय थे? वन्य तथा वन्य जीवों का संरक्षण, शिक्षा, मापतोल और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाले गए। तो ये थे कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए और इसी के कारण से इनको लघु संविधान कहा जाता है। 43वां संविधान संशोधन 1978, न्यायपालिका के अधिकार व शक्तियों को संरक्षण प्रदान किया गया तथा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को पुनर्जीवित किया गया। 1978 में कांग्रेस सरकार हट गई थी और उसके स्थान पर जनता सरकार आई और जनता सरकार ने पुनः संविधान की गरिमा को वापस कुछ रूप प्रदान करने की चेष्टा की और इन्होंने पहले 43वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो न्यायपालिका की खोई हुई शक्ति थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया और न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पुनः प्रदान की गई। 44वां संविधान संशोधन 1978, यह भी एक प्रमुख संविधान संशोधन था। 42वें संविधान संशोधन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन था वो 44वां था जो 1978 में किया गया। इसमें संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर इसे विधिक अधिकार बनाया गया। आपको ध्यान होगा कि जब संविधान लागू हुआ था तो भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार से 7 के स्थान पर अब केवल 6 ही मौलिक अधिकार रह गए थे और इस संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, यानी कि जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर जो 6 वर्ष कर दिया गया था उसका कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। संसद व राज्य विधानसभाओं की गणपूर्ति की व्यवस्था पुनः वैसी की गई जैसे 42वें संविधान संशोधन से पूर्व थी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन से पूर्व लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की गणपूर्ति 1/10 मानी गई थी और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दी गई और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः वो बहाल कर दी गई और आज भी वैसी ही व्यवस्था है, 1/10 गणपूर्ति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा तथा संसद व विधानसभा आदि के संबंधों के निर्वाचन संबंधी विवाद का फैसला उच्च न्यायालय करेंगे। ये व्यवस्था की गई कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई विवाद पैदा होता है तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा और संसद के सदस्यों का और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों संबंधी यदि कोई विवाद पैदा होता है तो उनका फैसला राज्यों के उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती। पहली बार संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया, इससे पहले मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख मिलता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक शब्द जोड़ा गया कि अगर आपात का लागू करना हो, राष्ट्रीय आपात का, उसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा होनी चाहिए। बिना लिखित अनुशंसा के किसी भी रूप में राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को पूर्ववत बहाल कर दिया गया। जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अधिकार सीमित कर दिए गए थे उन अधिकारों को पुनः बहाल किया गया। जीवन के अधिकार को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को, प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को पुनः बहाल कर दिया गया और लोगों को अधिकार पुनः प्रदान कर दिए गए। 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा दल बदल विरोधी कानूनी संबंधी प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया। आज भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं।
9वीं 1951 में और 10वीं 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन 1988 मताधिकार के लिए जरूरी न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यानी कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जो 61वें संविधान संशोधन विधेयक 1988 के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और आज भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, 18 वर्ष जिसने पूर्व प्राप्त कर लिए उसको मताधिकार प्रदान किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया तथा इसके लिए 17 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया। भारत की राजधानी दिल्ली उसको 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसका नाम बदला गया, इसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। वैसे एनसीआर बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, यह कर दिया गया। और इसके अलावा इसके साथ ही एक 17 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान भी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया और आज दिल्ली की 17 सदस्यीय विधानसभा मौजूद है। 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार प्रदान किया गया। हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का प्रावधान किया गया था। इसलिए 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चुनाव, वित्त तथा कार्यों आदि के संबंध में प्रावधान किए गए। 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985 और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं की गई, वित्त संबंधी व्यवस्थाएं भी की गई, चुनाव संबंधी व्यवस्थाएं भी की गई। और इसी प्रकार से 74वां संविधान संशोधन भी 1993 में किया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसलिए अनुसूची के माध्यम से नगरीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, चुनाव, वित्त तथा कार्य संबंधी प्रावधान किए गए। यानी कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गई। गांवों के लिए और शहरों के लिए अलग अलग सरकारों की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाएं इसमें की गई। और आज भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। इसके माध्यम से, इस 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जो राज्य में पंचायती राज और नगरीय स्वशासन के चुनाव करवाता है। याद रखिएगा, बाकी चुनाव जो लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के होते हैं, राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के होते हैं, विधान परिषद के सदस्यों के होते हैं, वो सब केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। केवल पंचायती राज के और नगरीय स्वशासन के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग का गठन भी इसके लिए किया गया। केंद्रीय वित्त आयोग तो होता ही है और इसमें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2000 छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड नए राज्य बनाए गए। उत्तरांचल का नाम अब उत्तराखंड कर दिया गया। और 84वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। शिक्षा को अभिभावकों का मूल कर्तव्य अधिरोपित किया गया। 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का निःशुल्क अधिकार का प्रावधान किया गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया अधिकार जोड़ा गया, शिक्षा का मूल अधिकार, यानी कि शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया। और प्रत्येक अभिभावक का एक कर्तव्य भी जोड़ा गया कि वो आवश्यक रूप से अपने बच्चों को, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, उनको शिक्षा प्रदान करवाएंगे और ये शिक्षा निःशुल्क होगी। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 केंद्रीय तथा राज्य मंत्रिमंडल का आकार लोकसभा या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगा। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होगा और राज्यों के मंत्रिमंडल
राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की 15% से ज़्यादा नहीं होगा। यूँ समझ सकते हैं कि जैसे राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है, तो मंत्रिमंडल का आकार 200 का 15% यानी कि 30 सदस्य, 30 सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री को मिलाकर 30 मंत्री हो सकते हैं। इसी प्रकार से लोकसभा में भी कुछ सदस्य संख्या 545 है, तो 545 का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। 93वां संविधान संशोधन 2003 राज्य के विशेष एवं पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण हेतु विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में राज्य के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान 93वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किए गए। 97वां संविधान संशोधन 2012 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये याद रखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रदान किया गया? 97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा। 99वां संविधान संशोधन 2014 सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए 1993 से चली आ रही कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। 99वें संविधान संशोधन 2014 के माध्यम से जो कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है हमारा, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। सर्वोच्च न्यायालयों में, राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया 1993 से चली आ रही थी, जिसे हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, उस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और एक नया सिस्टम बनाया गया, नया सिस्टम डेवलप किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, न्यायाधीशों का स्थानांतरण होगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का जो प्रावधान था उसको अवैध घोषित करके समाप्त कर दिया गया अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से। और वर्तमान में वही व्यवस्था है जो पहले से यानी 1993 से चली आ रही थी, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम है और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और उनके स्थानांतरण आदि होते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 इस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच हुए 41 वर्ष पुराने भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते 1974 को प्रभाव में लाया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच में 1974 में जब इंदिरा सरकार हुआ करती थी, एक समझौता हुआ जो भारत और बांग्लादेश की भूमि के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो आपस में एक दूसरे में घुसे हुए थे, उनका आदान प्रदान करने संबंधी समझौता हुआ था, जो फिर आगे लागू नहीं हो पाया। आपातकाल लागू हो गया था और आपातकाल के पश्चात सरकार में परिवर्तन हो गया, इससे लागू नहीं हो पाया। और 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा इस समझौते को अमल में लाया गया और दोनों देशों ने एक दूसरे की भूमि का आदान प्रदान किया। और अभी इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो भूमि पहले बांग्लादेश में हुआ करती थी वो भारत को सौंप दी गई, जो भूमि पहले भारत में हुआ करती थी वो भूभाग कुछ बांग्लादेश को सौंप दिए गए। 101वां संविधान संशोधन 2017 इसके द्वारा वस्तु और सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, को लागू किया गया। याद रखिएगा, जीएसटी लागू किया गया किसके द्वारा? 101वें संविधान संशोधन विधेयक सन 2017 के द्वारा। 102वां संविधान संशोधन 2017 इस संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मंजूरी दी गई। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित है उसका गठन 102वें संविधान संशोधन विधेयक सन 2017 के द्वारा किया गया है। 103वां संविधान संशोधन 2019 सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। जो स्वर्ण है ना, जो जनरल है और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य श्रेणी के लोग, उनको सरकारी नौकरी में और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए 10% आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। देखिए, विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है। विधेयक जब रखा जाता है तो उसका
कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जब विधेयक अधिनियम बनता है यानी कानून बनता है, जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात जब कानून बनता है तो उसकी संख्या में परिवर्तन आ जाता है। ये 126वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में रखा गया था, लेकिन इससे पूर्व चूंकि 103 संविधान संशोधन हुए थे और जब ये पारित हुआ तो ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कहलाया। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और साथ ही एंग्लो इंडियन कोटे को समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा कि जो लोकसभाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण मिला हुआ है, वो आरक्षण इस 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन जो एंग्लो इंडियन समुदाय को जो आरक्षण मिला हुआ था, कहा गया कि 2 सदस्य लोकसभा में होंगे और 1 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं में होंगे, वो सब प्रावधान समाप्त कर दिए गए, नए प्रावधान अब तक नहीं बनाए गए। अगर ऐसा होता है तो 2024 के पश्चात लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन कोटा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, यानी कि हम लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी प्रतिनिधि नहीं देख पाएंगे। तो यह है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अब तक भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 104 संविधान संशोधन हुए। इनमें हमने आज बात की है कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।